सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम करता हूँ वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। स्पेशल आज की क्लास एक फिलोसफिकल आर्टिकल को पढ़ेंगे। पढ़ने में मुश्किल होते हैं, टेढ़े होते हैं, इसीलिए इन क्लासेस में अलग अलग थीम्स के आर्टिकल्स को हम लेते हैं। आज एडिटोरियल नहीं करेंगे। आर्टिकल का टाइटल है बियॉन्ड रीज़न। आर्टिकल लिखा गया है साइंस और फेथ के बीच की क्लैश पे, धर्म और विज्ञान के बीच के झगड़े पे। और ये सारी की सारी बात आपको बताई गई है सदी के सबसे बड़े साइंटिस्ट की ज़ुबानी, यानी अल्बर्ट आइंस्टीन की रिसर्च के हिसाब से। शुरू करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। अपना क्विज़ भी देख लो। जो भी इस क्लास में आप सीखेंगे इस क्विज़ पे आपको अप्लाई करना है। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाएंगे आपको। चलिए क्लास को, आर्टिकल को शुरू करते हैं। ऑलराइट, बियॉन्ड रीज़न। रीज़न का मतलब होता है लॉजिक, बियॉन्ड का मतलब होता है पार। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो लॉजिक के पार हैं, जिन तक साइंटिस्ट या साइंस का लॉजिक अभी तक नहीं पहुंचा है। बात की जा रही है द आइंस्टीन पैराडॉक्स की। पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास। विरोधाभास एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। पढ़ाई करना ज़रूरी है अच्छे करियर के लिए, पढ़े लिखे होंगे तो अच्छा करियर बनेगा। लेकिन अगर आप पढ़ाई में इतना डूब गए कि आपने अपना शेड्यूल नहीं बनाया, 12-13 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन आपको पता ही नहीं है मैं क्या पढ़ रहा हूँ, एक ही सब्जेक्ट को 6-8 घंटे पढ़ रहे हो, तो हो सकता है आप अपना भला करने की बजाय अपना बुरा कर दो। ना ढंग से आपके एग्ज़ाम क्लियर हो और ना आपका, है ना, मनस्थिति जो है, आपकी साइकोलॉजी जो है वो भी थोड़ी सी ख़राब हो जाए। तो ये पैराडॉक्स है अपने आप में। कितनी मेहनत आपको करनी है, मेहनत के बिना नहीं होगा, और मेहनत को सही तरीके से नहीं किया, गलत तरीके से किया तो भी नहीं होगा। तो यही है पैराडॉक्स। समझ गए ना? इसको सरकाज़म, आयरनी भी बोलते हैं। ऐसा ही एक आइंस्टीन पैराडॉक्स भी हमें पता है, हमें देखने को मिलता है। चलिए अब आपको टाइटल पैराग्राफ दिखाते हैं क्या कहना चाह रहा है। देखिए पैराग्राफ जो है ना, टाइटल पैराग्राफ, इसके लास्ट में है क्वेश्चन मार्क और शुरू में है हेल्पिंग वर्ब, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सवाल पूछा गया है। कह रहा है इज फेथ अ कंस्ट्रेंट और अ बून टू द फैकल्टीज ऑफ इंटेलिजेंस। क्या ये जो फेथ है, क्या हमारा जो विश्वास है, धर्म है, यकीन है, क्या वो एक कंस्ट्रेंट है, पाबंदी है, या फिर एक वरदान है, बून है हमारी फैकल्टीज़ के लिए जो है इंटेलिजेंस की। अब ये क्या होता है फैकल्टीज़ ऑफ इंटेलिजेंस? देखिए इंटेलिजेंस का मतलब होता है बौद्धिक क्षमता, साइकोलॉजिकल एबिलिटी, सोचने समझने की ताकत। और फैकल्टी का मतलब होता है क्षमता। फैकल्टी वर्ड कई जगह आप यूज़ होता हुआ देखेंगे। आपके कॉलेज में, स्कूल में जो टीचर्स हैं उनको भी फैकल्टी बोलते हैं, और आपकी मेंटल और फिजिकल पावर्स को भी फैकल्टी बोलते हैं। अंग्रेजी में ये वर्ड दोनों ही काम करता है। आपकी मैथ्स की फैकल्टी वो इंसान है, वो टीचर है जो आपको मैथ्स पढ़ाते हैं। इंग्लिश के फैकल्टी मैं हूँ, इंग्लिश आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपकी सुनने की ताकत है आपकी हीयरिंग फैकल्टी, आपकी देखने की ताकत है आपकी विजुअल फैकल्टी। तो अंग्रेजी में ये वर्ड फैकल्टी जो है दोनों तरीक़ों से यूज़ होता है। ये जो ड्यूल मीनिंग वाले वर्ड्स होते हैं, 3-3 मीनिंग वाले वर्ड्स होते हैं, इनको खास ध्यान दिया करो। बून का मतलब होता है वरदान, कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रिस्ट्रेंट या लिमिटेशन, पाबंदी, रेस्ट्रिक्शन। फेथ सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे। हेल्पिंग वर्ब को ही मेन वर्ब मान लेंगे क्योंकि दूसरी कोई वर्ब लगी नहीं हुई, और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा गया है सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, इस आर्टिकल की सारी वोकैब पर नज़र डालते हैं। उससे पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, नया एडिशन कर रहा हूँ मैं। बहुत बच्चे मुझसे बोलते हैं सर स्किमिंग सिखाओ। स्किमिंग क्या होती है? हमें भी करनी है स्किमिंग। स्किमिंग का मतलब होता है आर्टिकल में तैर के जाना। आपका ये आर्टिकल जिसमें मेरे ख्याल से 300 वर्ड्स होंगे, स्किमिंग का मतलब होगा हम 20 या 30 वर्ड्स को आर्टिकल के बिना किसी अंडरस्टैंडिंग के पढ़ेंगे, जिससे हमें आइडिया लगे कि आर्टिकल कहना क्या चाह रहा है। मैं आपको पहले स्किमिंग करके दिखाता हूँ, ठीक है। कुछ नहीं पढ़ना है, एक भी सेंटेंस नहीं पढ़ना, वर्ड्स पकड़ते जाओ। परस्यूट, सीजलेस, इनसेशिएबल, पेनिट्रेट, इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटी, टेंटलाइजिंगली, रिनाउंट, फिगर इट ऑल आउट, reconcile, theory of relativity, elusive, incomprehensible, comprehensible, angst, acknowledgement, elusive nature। आगे बढ़ो नेक्स्ट पैराग्राफ पे। डाइकोटमी, अनमैनिफेस्ट, इंट्रिकेटली, मैनिफेस्ट, ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्वर, फेथ, इंटेलेक्ट, हायर इंटेलिजेंस। ये होती है स्किमिंग। एनिग्मेटिक, realms,
एंथ्रोमॉर्फिक, गॉड, पेव द वे फॉर, एसेंस, अकिन टू, है ना। लास्ट में है परसेप्शन, ग्रास्प, सीमलेसली, को एग्जिस्ट, ब्लेंड, साइंस, स्पिरिचुअलिटी। तो ये करना है ना 30 सेकंड 40 सेकंड का काम होता है, लेकिन ज़रूर कर लेना चाहिए। पर्सनली मैं खुद तो करता ही हूँ। अगर आर्टिकल बहुत बड़ा है तो, छोटा सा आर्टिकल है तो फिर क्या स्किमिंग करें उसकी। जनरली मैं 300-400 वर्ड से एक छोटी चीज़ को स्किम नहीं करता हूँ, क्योंकि 300-400 वर्ड्स पढ़ने में आपको मुश्किल से 2.5 मिनट लगने चाहिए पूरे आर्टिकल को समझने में, अगर आप उस लेवल तक पहुँच गए हैं पढ़ाई कर करके, पढ़ के। ठीक है, फिर भी आप स्किमिंग कर सकते हैं, आप सभी को सजेस्ट करूँगा और आज से हर क्लास में करेंगे। इस पूरी स्किमिंग एक्सरसाइज से आपको आइडिया लगा होगा ये आर्टिकल किस बारे में है। ये आर्टिकल बारे में है साइंस के, रिलीजन के, दोनों के बीच की कॉन्फ्लिक्ट के, थ्योरीज़ के, साइंटिफिक थ्योरीज़ के, है ना। इस तरीके से आपको एक छोटा सा आइडिया इस आर्टिकल के बारे में लगेगा। स्किमिंग करने से एक और फ़ायदा भी होता है, आपका जो कॉम्प्रिहेंशन का जो क्वेश्चन जो सेट है उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे या कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बेस्ड होंगे वोकैब पे। तो वोकैब के बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं स्किमिंग के सहारे ही आप जो है उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये स्किमिंग अपने हर एक्सरसाइज, हर आर्टिकल में इस एक्सरसाइज को करेंगे। अब अपने इस आर्टिकल की वोकैब को देख लेते हैं। आइडिया लग गया ना आपको स्किमिंग से, इन वर्ड्स के सारे आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा होगा कि इसमें आर्टिकल में वोकैब बहुत अच्छी है और साइंस और रिलीजन के बीच के कॉन्फ्लिक्ट की बात की जा रही है। और फाइनली टेक्स्ट बुक की सेल फिर से एक्टिव हो चुकी है, काफ़ी लंबे वक्त बाद सेल आई है। 263 रुपीज़ के प्राइस पे आपको 1 साल का पूरा मॉक टेस्ट पास मिल रहा है, जिसको आप प्रो वर्जन में 378 में बाय कर सकते हैं फॉर 1 ईयर। प्रो वर्जन के अंदर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट पास के अंदर एसएससी, बैंक्स, रेलवेज, ईपीएफओ, स्टेनो, सभी एग्जाम्स जो हैं उन सभी का एक सिंगल मॉक टेस्ट पास आपको मिलता है। 70,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट इस पास में इंक्लूडेड होते हैं। सेल का फ़ायदा लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं, जो भी प्राइस आपको दिखाएगा आपको अप्लाई करना है कोड वहाँ पे YT10। इस कोड को अप्लाई करने पे आपका प्राइस हो जाएगा 263 रुपीज़। इसी तरीके से जो प्रो पास है उस पर भी आपको इसी कोड को लगाना है, YT10 कोड लगा करके आपका प्राइस घट के 378 हो जाएगा। सेल का लिंक कमेंट सेक्शन में है, यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ द सेल बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक। चलिए वोकैब शीट है अपनी, 5 वर्ड्स हैं अगेन। शुरू करेंगे आयरन आउट से। जूम इन कर रहा हूँ मैं, इसको डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से। आयरन आउट करना क्या होता है, देखो ऐसे याद करो इस फ्रेजल वर्ब को जैसे अंग्रेजों ने बनाई है। आयरन क्या होती है, लोहा। आयरन का दूसरा मीनिंग होता है प्रेस, इस्त्री, जिससे कपड़ों की सिलवटें निकालते हो। आयरन आउट करना यानी सिलवटों को निकालना, किसी भी चीज़ पे प्रेस मार के उसको स्मूथ कर देना, या फिर आसान भाषा में कहें किसी मामले को सुलझाना, सेटल करना किसी डिस्प्यूट को। दो लोगों के बीच में झगड़ा है, सिलवटें हैं, आपने उस झगड़े को सुलझा दिया, सिलवटों को आयरन आउट कर दिया। अ मीटिंग वॉज कॉल्ड टू आयरन आउट द डिफरेंसेस बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। एक मीटिंग को बुलाया गया था सुलझाने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए डिफरेंसेस या फासलों को मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में। डिफरेंसेस क्या होते हैं, मतभेद या फासले। तो इस तरीके से फ्रेजल वर्ब को आप याद रखेंगे। आयरन आउट को बड़े आसान है, इसको रेकनसाइल करना भी बोलते हैं। रेकनसाइल करना यानी दो चीज़ों को अग्री करवाना, दो चीज़ों के बीच में अग्रीमेंट लाना। दो आदमियों के झगड़े को भी आप रेकनसाइल कर सकते हैं, दो चीज़ों के फसलों को भी आप रेकनसाइल कर सकते हैं। हो सकता है आपको अकाउंट्स को रेकनसाइल करना पड़े। जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं वो समझते होंगे रेकनसाइलिंग क्या होती है। आपका क्लोजिंग बैलेंस है 5 करोड़, लेकिन सेल्स और एक्सपेंसेस आपने जब माइनस किए क्लोजिंग बैलेंस निकल रहा है 5.5 करोड़ एट द एंड ऑफ द ईयर। तो एज एन अकाउंटेंट, एज ए इकोनॉमिस्ट, अब आपका ये काम है कि आप 5 और 5.5 करोड़ को रेकनसाइल करें। कहीं से या तो 50 लाख की एडिशनल इनकम आएगी, या फिर कुछ प्रीपेड एक्सपेंसेस होंगे, कुछ प्रीपेड इनकम होगी, कुछ भी ऐसा होगा जिसको आप डालेंगे उस एंट्री को, और आपका ये 5 या तो 5.5 हो जाएगा या ये 5.5 5 हो जाएगा। तो अकाउंटिंग बुक्स को आपस में मिलाने को भी अंग्रेजी में रेकनसाइल करना बोलते हैं। बड़ा ही अच्छा वर्ड है, यू विल सी दिस वर्ड इन द आर्टिकल टुडे। अगला वर्ड है डाइकोटमी। नया वर्ड है आपके लिए, समझना इसको, इसका मीनिंग समझना। देखिए एक आदमी था, उसके 2 बच्चे हुए, ए और बी। ए जो था बड़ा मेहनती था, पढ़ाकू भी था, सिंसियर था, डिलीजेंट था। बी जो था बदमाश था, पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं। तो ये जो ए और बी जो है ना, इसी आदमी की संतानें हैं, और यही डाइकोटमी है। डाइकोटमी होती है किसी भी चीज़ के 2 पार्ट्स बन जाना, ड्यूअल नेचर के, जो एक दूसरे से अलग हों, जिनके बीच में कुछ डिफरेंस हो।
समझ पा रहे हैं? दो पार्ट्स किसी भी चीज़ के इस तरीके से करना जिनके बीच में कुछ अलग हो, डाइकोटमी कहलाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ समथिंग इन टू ऑपोजिट पार्ट्स। अभी आप बोलेंगे इस फैमिली में डाइकोटमी है, इस परिवार के अंदर आपको द्वैतवाद मिलेगा, इसको द्वैतवाद भी बोलते हैं। देर इज अ डाइकोटमी इन द एकेडमिक वर्ड एंड इंडस्ट्रियल वर्ड। जो एकेडमिक वर्ड है उसमें और इंडस्ट्रियल वर्ड में डाइकोटमी होती है। आपने किसी चीज़ को पढ़ा, एकेडमिकली उसको पढ़ा और पढ़ाया आगे, ये अलग बात है, और उस चीज़ को किसी इंडस्ट्री में, किसी फैक्ट्री में जाकर के अप्लाई किया, ये डिफरेंट है ना। दोनों चीज़ों में काफ़ी फ़र्क होता है। एक ही ज्ञान जो है वो प्रोफेसर के पास अलग तरीके से होगा और इंडस्ट्रियलिस्ट के पास वो अलग तरीके से अप्लाई हो रहा होगा। चलिए, वर्ड ड्यूअलिटी या डाइकोटमी यूल सी इन द आर्टिकल टुडे। अगला वर्ड है मैनिफेस्ट। लिखा गया है मैनिफेस्ट, बोला जाता है मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का साकार होना, रियल होना। आपने सोच लिया मैं ये करूँगा, तो ये आपकी थॉट्स हैं। जिस दिन आपने वो कर दिया, आपने उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर दिया, रियल बना दिया, है ना। साकार बनाना, रियल करना। एडजेक्टिव फॉर्म में मैनिफेस्ट का मतलब होता है साकार या रियल। वर्ब फॉर्म में मैनिफेस्ट का मतलब होता है रियल बनाना या सही आकार देना। एडजेक्टिव और वर्ब दोनों तरीके से ये वर्ड यूज होगा। हिंदी में इसको अवतार लेना भी बोलते हैं। जब कोई चीज़ रियल होती है तो वो अवतरित हो जाती है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, सभी के सभी अवतार हैं लॉर्ड विष्णु के। तो लॉर्ड विष्णु मैनिफेस्टेड हिमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ रामा एंड कृष्णा, है ना, ऐसा आप बोल सकते हैं। हर ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग इंडिपेंडेंट मैनिफेस्टेड विद हर सिलेक्शन फॉर द जॉब। उसके जो सपने थे इंडिपेंडेंट होने के, आज़ाद होने के, वो सच हुए, मैनिफेस्ट हुए जॉब में सिलेक्शन के साथ ही। मैनिफेस्ट को एक्चुअलाइज, रियलाइज, मटेरियलाइज करना भी बोलते हैं। यू विल सी द वर्ड मैनिफेस्ट इन द आर्टिकल टुडे। चलिए, अगला वर्ड आपके लिए नया है, सॉलिस। सॉलिस बोलते हैं इसको। देखिए, सॉलिस, ये सॉलिस जो होता है ना, ये एक कंफर्ट होता है, लेकिन ये कंफर्ट होता है डिसकंफर्ट देने वाला। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 2 या 3 बार किसी का, बच्चे का किसी एग्ज़ाम में सिलेक्शन ना हो, उसके बाद जब वो हार के टूट जाता है और अपने नसीब से, अपने फेट से वो उसके सामने सरेंडर कर देता है, फिर उसको घर वाले बोलते हैं चलो भाई जॉब कर लो, तुम प्राइवेट जॉब कर लोगे, उसमें भी कुछ हो जाएगा। तो बड़ा डिसकम्फर्टिंग सा है ये, बड़ा डिसअपॉइंटमेंट वाला माहौल है। लेकिन इसमें जब आप ये होता है ना, लास्ट में सोचते हैं चलो यार ठीक है, जो हुआ तो हुआ, इसी को बोलते हैं सॉलिस। अब फीलिंग ऑफ कंफर्ट इन डिसअपॉइंटमेंट और मिजरी, ठीक है। थोड़ा सा पैराडॉक्सिकल वर्ड है ये, डिसकंफर्ट में भी कंफर्ट ढूंढना। द सिक मैन फाउंड अ सॉलिस इन म्यूजिक। ये जो सिक मैन था, यानी बीमार आदमी था, इसको कंफर्ट मिलता था म्यूजिक में। म्यूजिक में ये खो जाता था, अपनी सारी मिजरी, डिसअपॉइंटमेंट को साइड में रख करके म्यूजिक से सॉलिस को एक्सट्रैक्ट करता था। कंसोलेशन और कॉन्डोलेंस भी बोलते हैं इस वर्ड को। यू विल सी द वर्ड सॉलिस इन द आर्टिकल टुडे। लास्ट वर्ड है ओरेकुलर। ओरेकुलर का वर्ड जो है ना, इसका ओरिजिन है ओरेकल से। अगर आपने मैट्रिक्स मूवी देखी हो तो उसमें कैरेक्टर था ओरेकल, एक बूढ़ी दादी थी ओरेकल, जो कि नियो को सब कुछ बताती थी आगे का, आगे आपके साथ क्या होगा, मैट्रिक्स को आप कैसे तोड़ोगे, क्रिएटर से कैसे मिलोगे। देखिए ना मैट्रिक्स मूवी जिन्होंने, बताना कमेंट्स में। ओरेकल जो वर्ड था, जो लेडी थी ओरेकल जिनका नाम था, ओरेकल वर्ड का मीनिंग होता है ऐसा इंसान या ऐसी चीज़ जो आपको आगे का अंदेशा दे, आने वाली चीज़ के बारे में बताए। तो ओरेकल से वर्ड बनाया ओरेकुलर, ऐसी चीज़ जिसमें कोई हिडन मैसेज हो फ्यूचर के लिए। ओरेकल भी कुछ हिडन मैसेज देती थी उसको, सीधे सीधे नहीं बताती थी ये होगा, उसको कुछ ऐसा बताती थी जिसको उसको, है ना, प्रोसेस करना होता था। तो विद अ हिडन मैसेज और मीनिंग फॉर फ्यूचर इज कॉल्ड, समथिंग इज कॉल्ड ओरेकुलर। Gold prices skyrocketed after the WHO made an oracular suggestion to impose lockdowns. गोल्ड के प्राइसेस आसमान चढ़ गए, स्काई रॉकेट कर गए, जब WHO ने एक हिडन मीनिंग वाला सजेशन दिया फ्यूचर के लिए, जो है लॉकडाउन्स लगाने का। जैसे ही लॉकडाउन्स की न्यूज़ आई, गोल्ड, सिल्वर, ये सभी जो कमोडिटीज़ हैं, इनके प्राइसेस आसमान छूने लगे। ओरेकुलर को एनिग्मेटिक भी बोलते हैं, जिसमें एनिग्मा हो, पजल हो, एक हिडन सा मैसेज आपको मिला हो जिससे फ्यूचर के बारे में पता लगेगा, लेकिन उस मैसेज को आपको डिकोड करना होगा, एनिग्मेटिक। चलिए 5 वर्ड्स डिटेल में हो गए, वोकैब काफ़ी हैवी है, नए नए वर्ड्स हैं आपके लिए। अब आते हैं आर्टिकल पे। देखिए 2 थ्योरीज हैं 19th सेंचुरी की जो गेम चेंजिंग है इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, स्मार्टफोन्स, GPS यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं, एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन दीज 2 थ्योरीज, और दोनों थ्योरीज सही भी हैं। पहली थ्योरी है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी,
स्पेशल एंड जनरल रिलेटिविटी गिवन बाय अल्बर्ट आइंस्टीन 1905-1912 के आसपास इन्होंने दी थी। दूसरी थ्योरी है क्वांटम फिजिक्स की। क्वांटम फिजिक्स की थ्योरी आपको ये बताती है कि एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, क्वार्क्स, है ना, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये सब के सब कैसे मूव करते हैं, इनके मूव करने से चीज़ों में कैसे बदलाव आता है। अब देखो समस्या ये है, सबसे बड़ी समस्या साइंटिस्ट के सामने, ये दोनों थ्योरी सही है लेकिन इन दोनों थ्योरीज का आपस में कोई मेल नहीं है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगेगी बड़ी चीज़ों पे, प्लैनेट्स पे, स्टार्स पे। क्वांटम फिजिक्स की जो थ्योरी है ये लगेगी छोटी चीज़ों पे, एटम्स पे, इलेक्ट्रॉन्स पे, क्वार्क्स पे, न्यूट्रॉन्स पे। अब इन दोनों थ्योरीज को रेकंसाइल करवाने का काम करते थे अल्बर्ट आइंस्टीन, लेकिन करते 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 चले गए, है ना, ही डिपार्टेड विद अ सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन। और उन्हीं की जुबानी अगर समझा जाए, यूनिवर्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग है। हमारे इस आर्टिकल में बताया कि इन बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग चीज़ों को समझने के लिए यूज़ किया जाता है धर्म का या फेथ का, विश्वास का, यकीन का। और यही कॉन्फ्लिक्ट जो है इस आर्टिकल के अंदर आपको हाईलाइट करके बताया गया है। एक ऐसा पॉइंट आपको मिलेगा जहां पे ये दोनों चीज़ें मेल खाएंगी, जहां पे साइंस और रिलीजन भी एक दूसरे से रेकंसाइल होंगे, एंड ह्यूमैनिटी इज स्टिल वेटिंग फॉर दैट पॉइंट। चलिए इन थ्योरीज के बारे में और पढ़ना आपको मजा आएगा। पर्सनली मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग फील होता है ना ऐसे फिलोसफिकल आर्टिकल्स, थ्योरीज को, साइंस को, फेथ को मिक्स करके समझना। कह रहे चलिए आज की टोन है फिलोसफिकल और एनिग्मेटिक। एनिग्मा बताई गई, आपको हिडन मैसेज मिलेगा इस आर्टिकल में। आर सीजलेस परस्यूट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड द वास्ट कोस्मोस रिमेन्स इनसैशिएबल। हमारा जो सीजलेस परस्यूट है, परस्यूट का मतलब होता है ख्वाहिश, सीजलेस मतलब जो सीज ना करे, जो रुके नहीं। हमारी कभी ना रुकने वाली जो ख्वाहिश है समझने की, अंडरस्टैंड करने की, लाइफ के ओरिजिन को, जीवन के ओरिजिन को, और हमारे वास्ट कॉस्मोस को, बड़े से ब्रह्मांड को। कॉस्मोस यानी यूनिवर्स, वास्ट मतलब बड़ा सा। ये जो हमारा परस्यूट है ना, ये बना हुआ है आज भी इनसैशिएबल। सैशिएबल वो चीज़ है जिसको सैशिएट या सेटिस्फाई किया जा सके। इनसैशिएबल मतलब जिसको सेटिस्फाइड ना किया जा सके। ये ऐसी भूख है, ऐसी ख्वाहिश है जिसका कोई सेटिस्फेक्शन हमें अभी तक नहीं मिला है। कह रहा है ऐसा क्यों हुआ? कह रहा है जी एज इवन द शार्पेस्ट ह्यूमन इंटेलेक्ट गाइडेड बाय लॉजिक एंड रीजनिंग स्ट्रगल्स टू पेनिट्रेट द वेल ऑफ इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटी। कह रहा है क्योंकि एज यहां तक कि जो शार्पेस्ट ह्यूमन इंटेलेक्ट है, सबसे पैनी जो हमारी बौद्धिक क्षमताएं हैं, जो गाइडेड है लॉजिक और रीजनिंग से, जिनको गाइड किया जाता है साइंस के द्वारा, लॉजिक और रीजनिंग के द्वारा, ये क्षमताएं भी स्ट्रगल करती हैं, आज भी जूझ रही हैं पेनिट्रेट करने में या पार जाने में, भेदने में इस वेल को, इस पर्दे को, इस कवर को, जो है इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटी का, ना समझी का। कॉम्प्रिहेंसिबल मतलब जिसको कॉम्प्रिहेंड किया जा सके, समझा जा सके। इनकॉम्प्रिहेंसिबल मतलब जो समझ के पार हो। और इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटी होती है कॉम्प्लेक्सिटी या ऑब्सक्योरिटी, या किसी चीज़ को ना समझ पाने की क्षमता, है ना, ना समझी, ऐसा समझ लो आप। तो हमारी ये परस्यूट आज भी जारी है, क्योंकि सबसे जो तेज दिमाग के लोग हैं, शार्पेस्ट ह्यूमन इंटेलेक्ट वाले लोग हैं, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं उन ना समझी जा सकने वाली चीज़ों के समझने को, या उन समझी ना जा सकने वाली चीज़ों के ऊपर से पर्दा हटाने को, पेनिट्रेट करने को, उस व्हील को। परस्यूट जो है ख्वाहिश, इसको आप डिज़ायर या क्वेस्ट या एंडेवर भी बोलते हैं। वर्ब है इसकी रिमेन्स। इनसैशिएबल एक वन वर्ड है, मैंने आपको बता दिया। इनसैशिएबल हंगर वो है जिस भूख को आप मिटा नहीं पा रहे हैं। इनसैशिएबल थर्स्ट वो है जिसको आप क्वेंच नहीं कर पा रहे हैं, जिस प्यास को आप, है ना, पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सीजलेस मतलब जो रुके नहीं, जो सीज ना करे, जो स्टॉप ना करे। इसी से वर्ड बनता है सीज फायर। सीज फायर मतलब फायर को सीज करना, यानी गोलीबारी को रोकना। सारी दुनिया इजराइल को बोल रही है ना भाई सीज फायर कर दो गाजा में, तो इसका मतलब क्या है? गाजा में बम बरसाने बंद करो, गोलियां चलानी बंद करो, सीज फायर करो। अब देखिए सीज फायर जो वर्ड है, इस पर एक बहुत अच्छा वर्ड बनता है। किसी भी झगड़े को रोकना, गोलीबारी को बंद करना, इस पर एक बहुत अच्छा वन वर्ड बनता है। आपको आता है तो कमेंट्स में डालना। ये वर्ड बनता है आर्म से। मैं लिख रहा हूं, अब जिनको याद है कमेंट्स में डालना, मुझे पता तो लगे कितने बच्चों को याद है, करवा चुके हैं आपको कई बार। इस वर्ड को बोलते हैं आर्मिस्टिस। याद रहेगा। अब ये बीच बीच में मैं इसीलिए पूछता हूं, ये एग्जाम में आपके क्लिक करने चाहिए फटाफट। आर्म यानी हथियार। आर्मिस्टिस मतलब हथियारों को बंद करना, हथियारों को चलाना बंद करना, ऐसा आप समझ सकते हैं। याद रखेंगे इस वन वर्ड को। ह्यूमन इंटेलेक्ट,
आदमी की बौद्धिक क्षमताएं, वर्ब है उसकी स्ट्रगल्स। वेल का मतलब होता है पर्दा, पेनिट्रेट का मतलब होता है भेदना या हटाना, पर्दे को हटाना। कह रहे जी अल्बर्ट आइंस्टीन, renowned for his brilliance and considered tantalizingly close to figuring it all out, departed with a sense of frustration. अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे, जो रिनॉन थे, रिनॉन मतलब जाने पहचाने थे, जाने माने थे, फेमस थे अपनी ब्रिलियंस के लिए, अपनी महानता के लिए, और जो माने जाते थे टेंटलाइजिंगली क्लोज। क्लोज का मतलब है नज़दीक, और टेंटलाइजिंग का मतलब होता है सेंसेशनल वे में, है ना, इस तरीके से कि आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल फील हो, बहुत ही टेंटलाइजिंग और सेंसेशनल वे में नज़दीक थे वो फिगर इट ऑल आउट करने के। फिगर इट ऑल आउट का मतलब होता है सब चीज़ों का पता लगाना, है ना। गॉड है या नहीं, अगर है तो किस मैथमेटिकल इक्वेशन से है, तो वही कहते थे वो मैं गॉड इक्वेशन बनाना चाहता हूँ, स्टीफन हॉकिंस और अल्बर्ट आइंस्टीन, है ना। एक ऐसी इक्वेशन बनाऊंगा जो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बताएगी, हर चीज़ में, हर चीज़ उस थ्योरी के अंदर उस इक्वेशन में होगी। तो ये जो आदमी थे जो इस तरीके से जाने जाते थे, ये डिपार्ट विद कर गए, ये चले गए इस दुनिया से एक सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन के साथ में। फ्रस्ट्रेशन आप समझते हैं, और ऐसा क्यों हुआ? अनेबल टू रेकनसाइल हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विद क्वांटम फिजिक्स। ये अनेबल रहे रेकनसाइल करने में, मिलाने में, या संगम करवाने में, सुलझाने में अपनी ही थ्योरी को जिसका नाम है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को दूसरी एक थ्योरी के साथ में जिसका नाम है क्वांटम फिजिक्स की थ्योरी। और ये सारा काम हुआ कैसे? इलिस्ट्रेटिंग द एल्यूसिव नेचर ऑफ अ यूनिफाइड थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। इलिस्ट्रेट करते हुए एक ऐसे नेचर को जो एल्यूसिव है। एल्यूसिव मतलब जो पकड़ में ना आए, हाथ से रेत की तरह फिसल जाए। तो पकड़ में ना आने वाले नेचर को इलिस्ट्रेट करते हुए, दिखाते हुए, जो है एक सिंगल यूनिफाइड थ्योरी ऑफ एवरीथिंग का, ऐसी थ्योरी जो सब चीज़ों को एक ही इक्वेशन में बताती हो। लंबा सेंटेंस, मेरे ख्याल से आपने समझ लिया, मीनिंग निकाल लिया। अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे, ही डिपार्टेड विद अ सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ऐसे ये सेंटेंस बनाए। और अल्बर्ट आइंस्टीन के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है? जाने जाते थे अपनी महानता के लिए, और समझे जाते थे कि ये बहुत सेंसेशनल तौर पे नज़दीक हैं सब चीज़ को फिगर आउट करने के, सब चीज़ को सबके सामने लाने के। फिगर आउट करना यानी किसी चीज़ को पता लगाना, किसी चीज़ के बारे में। ये अनेबल भी रहे अपनी थ्योरी को क्वांटम फिजिक्स के साथ में रिकनसाइल करने में, और ये सारा काम इन्होंने किया दिखाते हुए हाथ में ना आने वाले नेचर को एक सिंगल थ्योरी के, जो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग है। चलिए, डिपार्ट विद आप समझ गए होंगे, चले जाना। टेंटलाइजिंगली मैंने आपको बता दिया, इन अ टेंटलाइजिंग मैनर, टेम्पटिंग मैनर। रिनाउन का मतलब होता है जाना पहचाना, एमिनेंट, फेमस। इसका बिल्कुल उल्टा क्या होगा? इसका बिल्कुल उल्टा क्या होगा? देखो, इसके दो मीनिंग है। एक तो होगा ऐसा आदमी जिसको कोई नहीं जानते, एनोनिमस। भाई रिनॉन तो है जिसको सब जानते हैं, एनोनिमस जिसको कोई नहीं जानता। और दूसरा इसका मीनिंग होगा जिसको जानते तो है लेकिन बुरी नज़र से देखा जाता है। इसको आप बोल सकते हैं इनफेमस या नोटोरियस, ठीक है। रिनॉन आदमी जिसको रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता है, जिसको सब जानते हैं विद रिस्पेक्ट, जिसका फेम है। नोटोरियस या इनफेमस वो है जो नाम तो है लेकिन बदनाम है ना, अपनी बुरी चीज़ों के लिए। अनोनिमस का मतलब क्या होता है? जिसको कोई जानता ही नहीं है, जो अज्ञात है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एंटोनिम इनके निकाल सकते हैं। अच्छे वर्ड्स हैं सारे। एल्यूसिव मतलब जो हाथ ना आए, डिफिकल्ट टू कैच हो, स्लिपरी हो, इवेसिव हो। रेकनसाइल करना, आयरन आउट करना, हार्मोनाइज करना, चीज़ों को आपस में संगम करवाना, मिलाना। करा हिज एक्नॉलेजमेंट दैट, देखो कितनी प्यारी लाइन है, द मोस्ट इनकॉम्प्रिहेंसिबल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज दैट इट इज कॉम्प्रिहेंसिबल। उनकी ये एक्नॉलेजमेंट, उनका इस चीज़ को एक्नॉलेज करना, मान लेना, एडमिट कर लेना कि सबसे ज़्यादा जो इनकॉम्प्रिहेंसिबल पार्ट है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल मतलब जिसको समझा ना जा सके, पार्ट मतलब हिस्सा, इस यूनिवर्स का, कॉस्मोस का, वो ये है कि इट इज़ कॉम्प्रिहेंसिबल, कि यूनिवर्स को समझा जा सकता है। कह रहा उनकी जो एक्नॉलेजमेंट है कि यूनिवर्स को मैं समझ नहीं सकता हूँ लेकिन ये चीज़ ऐसी है जिसको समझा जा सकता है। यही एक्नॉलेजमेंट अंडरस्कोर्स द डीप आंगस्ट ही फेल्ट इन हिज क्वेस्ट फॉर अल्टीमेट ट्रूथ। यही अंडरस्कोर करता है उस गहरे फ्रस्ट्रेशन को, आंगस्ट को, एंजाइटी को, जो ये फील किया करते थे 100 साल पहले अपनी क्वेस्ट में, अपनी खोज में अल्टीमेट ट्रूथ की, सबसे बड़े सत्य की। सेंटेंस समझ में आया कि नहीं आपको? पहले मीनिंग समझ लो इसका। मीनिंग ये कहता है, एक तो ऐसी चीज़ हो जिसको आप समझ ही ना सको, आपको पता लग जाए तो मैं समझ ही नहीं सकता हूँ। जैसे मैं आपको बोल दूँ
भाई ये दुनिया सृष्टि जो है विष्णु जी चलाते हैं। अब इस चीज़ को प्रूव करने का कोई तरीका नहीं है, विष्णु जी चलाते हैं या नहीं चलाते हैं कोई देख के नहीं आया। हमारा यकीन है, विश्वास है, चलाते हैं तो चलाते हैं। तो इस चीज़ में कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा कहाँ होगा? जब आपको मैं कोई ऐसी चीज़ बोलूँगा जिसको आप प्रूव कर भी सकोगे लेकिन कर नहीं पाओगे, है ना। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी थ्योरी जिसको आप देख रहे हो, सब कुछ अप्लाई हो रही है, लेकिन उस थ्योरी के पीछे की इक्वेशन आपको नहीं मिल रही। तो उनका एक्नॉलेजमेंट भी यही था कि सबसे बड़ी दुविधा यही है कि यूनिवर्स इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, लेकिन ये वही यूनिवर्स है जिसको मैं अपनी मैथमेटिकल थ्योरम्स के थ्रू कॉम्प्रीहेंड भी कर सकता हूँ। और यही उनके डीप फ्रस्ट्रेशन या एंग्जाइटी को बताता था यूनिवर्स को लेकर के। एक्नॉलेजमेंट की वर्ब है अंडरस्कोर्स, पार्ट की वर्ब है इज, इट की वर्ब है इज, इट आया यूनिवर्स के लिए। आंगस्ट, आंगस्ट मतलब आपकी एंग्जाइटी, आपके फ्रस्ट्रेशन, ही की वर्ब है फेल्ट, ही आया आइंस्टीन के लिए। अंडरस्कोर करना, हाईलाइट करना, किसी चीज़ को सबके सामने लाना। चलो मज़ा आ रहा है ना आर्टिकल को पढ़ के? दो ही छोटे छोटे पैराग्राफ्स का है। अब आ जाओ सेकंड पे, 2 या 3 होंगे इसमें। इन दिस क्वेस्ट द डाइकॉटमी बिटवीन साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी अराइजेस। इसी ख्वाहिश में, इसी क्वेस्ट में, इसी खोज में जो ड्युअलिटी है, डाइकॉटमी है धर्म और विज्ञान की, साइंस और स्पिरिचुअलिटी की, ये डाइकॉटमी उठ खड़ी होती है, अराइज होती है, इमर्ज होती है। और कैसे होता है काम? विद साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन लिमिटेड टू द मैनिफेस्ट यूनिवर्स वाइल द अनमैनिफेस्ट सोर्स रिमेन्स बियॉन्ड इट्स रीच। कह रहे ये काम होता है साथ ही साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के लिमिटेड होने के या बंधे होने के मैनिफेस्ट यूनिवर्स से। साइंस सिर्फ उन्हीं चीज़ों को ऑब्जर्व या मेजर कर सकता है जो मैनिफेस्ट है। एनर्जी है, ग्रेविटी है ना, लाइफ है, प्लैनेट्स हैं, जो चीज़ें हैं जिनकी प्रेजेंस है, एग्जिस्टेंस है, जो रियल है, साइंस जो है वहीं तक लिमिटेड है। और जो अनमैनिफेस्ट सोर्स हैं, आपका यकीन, फेथ, है ना, ये बने हुए हैं आज भी बियॉन्ड इस साइंस की रीच से, इस साइंस की पहुंच से। चलिए डाइकॉटमी आपने देख लिया था, वो पापा के 2 बेटे थे, एक बदमाश था, एक समझदार था। ड्युअलिटी आ गई ना एक ही परिवार में। यही डाइकॉटमी है साइंस और स्पिरिचुअलिटी में। दोनों ही चीज़ें, अंडरस्टैंडिंग जो है उसके नीचे आती हैं। साइंस भी अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है, स्पिरिचुअलिटी भी इज एन एस्पेक्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। डाइकॉटमी की वर्ब है अराइजिस, अराइज करना या उठ खड़े होना। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन की वर्ब है लिमिटेड। एक्चुअल में वर्ब नहीं है यहाँ पे, लिमिटेड एक एडजेक्टिव है, ठीक है। अनमैनिफेस्ट सोर्स, ऐसे सोर्सेज जो मैनिफेस्ट नहीं है, जो रियल नहीं है, जो अनसीन या इनविजिबल है, इनकी वर्ब है रिमेन्स। मैनिफेस्ट होना, किसी चीज़ का रियल होना, आकार लेना, साकार होना। ये विद वाली सारी स्ट्रक्चर्स आपको 3-4 क्लासेस में ढंग से करवा दी हैं। संडे सैटरडेज में क्लासेस ये पब्लिश हुई हैं। आप सर्च करना, चाहे तो यूट्यूब में लिखना वाई कैंट यू रीड इन इंग्लिश, है ना। 3-4 क्लासेस हो चुकी हैं इस पर। सभी को ये स्ट्रक्चर्स आनी चाहिए। विद के बाद में कब वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, कब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, कब हैविंग V3 लगेगा, हैविंग बीन V3 लगेगा, है ना। कह रहा द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्व्ड आर इंट्रिकेटली लिंक्ड। जो ऑब्जर्वर है देखने वाला है, और जो ऑब्जर्व्ड है जिसको देखा जाता है, जो साइंटिस्ट है और जो दुनिया है, ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड, ये दोनों इंट्रिकेटली लिंक्ड हैं, बड़े कॉम्प्लेक्स तरीके से जुड़े हुए हैं, लिंक्ड हैं। और ये कैसे हुआ सारा काम? प्रॉम्प्टिंग क्वेश्चंस अबाउट वेदर द ऑब्जर्वर शेप्स द ऑब्जर्व्ड। प्रॉम्प्ट करते हुए क्वेश्चंस को, इन सवालों को, इस चीज़ के बारे में कि हाँ या ना, कि ये जो ऑब्जर्वर है, जो देखने वाला है, कहीं वही तो शेप नहीं करता है ऑब्जर्व्ड को। वो कहते हैं ना, जिस आंख से देखो वैसी दुनिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी आंख से ही हम जो देख रहे हैं वैसी दुनिया हमें दिख रही है, दुनिया कुछ और है। इन सवालों को प्रॉम्प्ट करते हुए, और किस चीज़ को प्रॉम्प्ट करते हुए, उठाते हुए। एंड द रोल ऑफ फेथ इन अंडरस्टैंडिंग दिस रिलेशनशिप। फेथ के रोल को, धर्म के भूमिका को अंडरस्टैंड करने में, समझने में, इसी रिश्ते को, इसी रिलेशनशिप को। ऑब्जर्वर्ड एंड ऑब्जर्व दोनों की वर्ब है आर। इंट्रिकेटली मैंने आपको बता दिया, इन एन इंट्रिकेट मैनर। ऑब्जर्वर की वर्ब है शेप्स। इस चीज़ को आपको और अच्छे से समझना हो तो 2 थ्योरीज के नाम आपको बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी है श्रोडिंगर्स कैट। सर्च करना विकिपीडिया पे, एक्स्ट्रा आपको मैं, समझ गए ना, एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, ऐसा समझ लो, द श्रोडिंगर्स कैट। और दूसरी है डी ब्रॉगलीस ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। आपने पढ़ी होंगी सारी साइंस में। लाइट जो है वो तरंग भी है और वो कण भी है, वेव भी है और पार्टिकल भी है। जब आप ऑब्जर्व करते हैं तब वो पार्टिकल बन जाता है, जब आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते हैं तो लाइट एक वेव होती है।
बहुत गहरा आर्टिकल है ये, साइंस वाले बच्चों को तो समझ में आना चाहिए अच्छे से, है ना। चलिए, फेथ ऑफ्टन associated with a higher intelligence or intuition offers solace where intellect and reason falter. फेथ जो है, जो ऑफ्टन एसोसिएटेड विद होता है, जुड़ा हुआ होता है हायर इंटेलिजेंस से, डिविनिटी से, गॉड से। फेथ तो क्या है ना, गॉड की बात ही करता है। कह रहा है या फिर इंट्यूशन से, आपकी गट फीलिंग से। कह रहा है ये फेथ जो है ना, ये ऑफर करता है सॉलिस को, कंफर्ट को। और कब सॉलिस तब देता है जब इंटेलेक्ट और रीजन फॉल्टर करते हैं, साइंस लड़खड़ाता है। फॉल्टर करना यानी आगे बढ़ना पाना, लड़खड़ाना, जैसे आपके पाँवों में बेड़ियां बंधी हों। प्रोवाइडिंग ए पाथवे थ्रू द एनिग्मेटिक रैम्स ऑफ एग्जिस्टेंस, प्रोवाइड करते हुए एक रास्ते को जो है एनिग्मेटिक यानी पहेली भरे, रैम्स का, डोमेन्स का, दायरों का, जो है एग्जिस्टेंस का, हमारी मौजूदगी का। तो हमारी मौजूदगी कैसे है, कैसे बने हम, ये चीज़ें आज भी एनिग्मेटिक हैं, बहुत ही हिडन मैसेज वाली हैं। इस रैम के अंदर फेथ हमें एक पैथवे देता है, एक सॉलिस देता है, जहाँ पे साइंस यानी इंटेलेक्ट और रीजन फॉल्टर करते हैं, लड़खड़ाते हैं। फेथ की वर्ब है ऑफस। ये वर्ड जो है, इसको ऑफन और ऑफ्टन दोनों बोला जाता है। अंग्रेज यानी इंग्लैंड वाले, यूरोपियंस बोलते हैं ऑफन, और जो अमेरिकन्स हैं वो बोलते हैं ऑफ्टन। दोनों ही ठीक है, आप जो बोलना चाहो बोल सकते हो। भाई बात तो ये, आप कुछ बोलो तो सही, इस वर्ड को यूज तो करो। ऑफ्टन ही बोल लो, ऑफन बोल लो, है ना। इंटेलेक्ट और रीजन दोनों की वर्ब है फॉल्टर। एनिग्मेटिक मैंने आपको बता दिया। ओरेकुलर, रेल्म का मतलब होता है दायरा या डोमेन, फील्ड बोल सकते हैं रेल्म को। इंट्यूशन होता है आपकी गट फीलिंग। फेथ जो है आपकी गट फीलिंग से ही निकलता है। आज मुझे लग रहा है कि कुछ गलत हो जाएगा, चलो मंदिर चलते हैं, है ना, मस्जिद चलते हैं। तो यही तो इंट्यूशन है आपका। फेथ इंट्यूशन बेस्ड होता है आप पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट पैराग्राफ है अपना। वाइल फेथ इन एन एंथ्रोमॉर्फिक गॉड में फोस्टर डिवीजन, फेथ इन द अनमैनिफेस्ट एक्नॉलेजेस द लिमिटेशंस ऑफ इंटेलेक्ट। जहां आपका फेथ जो एक एंथ्रोमॉर्फिक गॉड में है। एंथ्रोपोमॉर्फिक क्या होता है जी, एंथ्रोप मतलब ह्यूमन, मॉर्फिक मतलब रूप, इंसान रूपी गॉड में है, जैसे कि हिंदुइज्म में होता है ना, इंसान रूपी गॉड है हमारा। जहां फेथ जो है इंसान रूपी भगवान में फोस्टर कर सकता है, भड़का सकता है, नर्चर कर सकता है डिवीजन को, समाज में फूट को। वहीं जो फेथ है आपका एक अनमैनिफेस्ट में, द अनमैनिफेस्ट मतलब जिसका कोई आकार नहीं है, निराकार है, वो एक्नॉलेज करता है लिमिटेशंस को, आपकी पाबंदियों को, जो है इंटेलेक्ट की, आपकी बुद्धि की। एंड पेव्स द वे फॉर कॉम्प्रिहेंशन, और पेव करता है रास्ते को कॉम्प्रिहेंशन के लिए, समझने के लिए। अगर आपने फिगर आउट कर लिया है कि आपके गॉड साकार हैं, है ना, कोई इंसान के रूप में मैनिफेस्टेड है, तो फिर आपके समाज में झगड़े बहुत होंगे। कोई बोलेगा उनका आकार इस तरह का है, कोई बोलेगा इस तरह का है, कोई बोलेगा ये तगड़े थे, कोई बोलेगा नहीं नहीं तगड़े नहीं थे, बहुत स्लिम एंड ट्रिम थे, है ना, कोई बोलेगा मेल थे, कोई बोलेगा फीमेल थे। तो एंथ्रोमॉर्फिक गॉड जो है हमेशा समाज में डिवीजन लाते हैं, ठीक है, झगड़े होते हैं। लेकिन अनमैनिफेस्ट जो गॉड है ये बताता है आपके इंटेलेक्ट की लिमिटेशंस को। अनमैनिफेस्ट गॉड मतलब जब भगवान को आप कोई आकार नहीं देते हैं, तो ये बताता है कि आपने अपनी बुद्धि को सरेंडर कर दिया है भगवान के बारे में सोचते हुए। इंटेलेक्चुअली आप जो है अपने आप को लिमिटेड फील करते हो, और फिर ये आपके कॉम्प्रिहेंशन को रास्ता देता है। जब आप अपने आप को सरेंडर कर देते हो तो फिर आपको, समझ पा रहे हो ना क्या कहना चाह रहा है, चीज़ें जो है समझ में आने लगती हैं। दोनों तरह के रिलीजन्स को कंपेयर करके उनकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बताई गई हैं। फेथ जो है सब्जेक्ट है, मे फॉस्टर इसकी वर्ब है, फेथ अगेन सब्जेक्ट है, एक्नॉलेजेस इसकी वर्ब है, पेव्स द वे फॉर दूसरी इसकी वर्ब है। पेव द वे फॉर यानी रास्ते को साफ करना, फोस्टर करना, नर्चर करना, पाल पोस के बड़ा करना, प्रमोट करना, ठीक है, फोस्टर। एंथ्रोमॉर्फिक मैंने आपको ब्रेक करके इस वर्ड को बता दिया। द अल्टीमेट ट्रूथ अकिन टू द एसेंस डिस्क्राइब्ड इन एंशिएंट स्क्रिप्चर्स लाइज बियॉन्ड सेंसरी परसेप्शन। जो अंतिम सत्य है, जो कि अकिन टू है, सिमिलर टू है, उसके जैसा ही है। और किसके जैसा है? उस सत्व के, उस सार के, एसेंस के, जो डिस्क्राइब की गई है हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में, पुरानी किताबों में। ये अल्टीमेट ट्रूथ जो है ना, ये लाई करता है, रखा हुआ है, पड़ा हुआ है हमारी सेंसरी परसेप्शंस के, हमारी फिजिकल फैकल्टीज़ के पार। सेंसरी यानी सेंस करना, सुनना, सूंघना, चखना, देखना, टच करना। परसेप्शन यानी समझ। सेंसरी परसेप्शन क्या होती है? आपकी सुनने, समझने, देखने की ताकतें। तो अल्टीमेट ट्रूथ जो है इनके पार है। एंड इंटेलेक्चुअल ग्रेस्प, और आपकी बुद्धि की अंडरस्टैंडिंग के भी पार है, ग्रेस्पिंग के पावर के भी परे है। अल्टीमेट ट्रूथ की वर्ब है लाइज, अकिन टू, सिमिलर टू,
देखो टू इनके बाद में फिक्स्ड है, और इनका बिल्कुल उल्टा होता है एलियन, अनजान। अकिन मतलब उसके जैसा ही, एलियन मतलब अलग, उसके बाद में भी टू फिक्स्ड है। आपको अगर विद लगा के दिया जाए, अकिन विद, एलियन विद, सिमिलर विद, तो गलत हो जाएगा। टू प्रेपोजिशन इज फिक्स्ड हियर। एसेंस का मतलब आप समझते हैं, क्रक्स, जिस्ट, सार, है ना। परसेप्शन यानी अंडरस्टैंडिंग, ग्रेस्प यानी अंडरस्टैंडिंग। चलिए, ये लाई वाला कॉन्सेप्ट आपको आता है या नहीं आता? मैं 2 मिनट लगा करके आपके सामने लिख देता हूं, ताकि इस कॉन्सेप्ट को आप बनता हुआ देख सकें, फिर याद भी रहेगा। कॉन्सेप्ट कहता है जी, 2 वर्ब्स अंग्रेजी में, एक है लाई और एक वर्ब है ले। लाई की सेकंड फॉर्म होती है ले, और ले की सेकंड फॉर्म होती है लेड। लाई की थर्ड फॉर्म होती है लेन, और इसकी होती है लेट। कन्फ्यूजन क्या है? कन्फ्यूजन ये है जी, ये दोनों अलग वर्ब्स हैं, लेकिन पहली वाली वर्ब की V2 और सेकंड वाली वर्ब की V1 सेम है। देख पा रहे हो, दोनों अलग वर्ब्स हैं, और यहीं पे एग्जामिनर ले जाता है आपके मजे। वो इस वाले ले को लगवाना चाहेगा, सेकंड वर्ब को इस वर्ब की, और वो इस ले को लगा के छोड़ देगा, या इस लेड को लिख के छोड़ देगा, आपको उसको ले बनाना होगा। इन दोनों के मतलब क्या है? लाई जो वर्ब है ये है इनट्रांजिटिव, यानी विदाउट ऑब्जेक्ट, और ये है ट्रांजिटिव, यानी विद ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं ऐसे ही बनाता हूं सारे कॉन्सेप्ट, क्लास से पहले टाइप करके लाता हूं आपके लिए। अब इसका मतलब क्या है? जब किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होगा, मतलब सब्जेक्ट ही उसका ऑब्जेक्ट होगा। लाई का मतलब होता है पड़ा हुआ होना या रखा हुआ होना, ठीक है। और ले का मतलब होता है रख देना, इसका मतलब है रखा होना। अगर आप लेटे हुए हैं सोफे पे, तो यू आर लाइंग ऑन द सोफा, लाइंग ऑन द सोफा। ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, आप ही ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ही वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ऐसा समझ लो। आप ही रखे हुए हैं सोफे पे या पड़े हुए हैं सोफे पे। लेकिन आपने किसी को सोफे पे लेटा दिया, छोटा सा बच्चा था, उसको बेड पे सुला दिया, तो आपने उसको ले किया, उसको रखा आपने, तो यू विल ले द चाइल्ड ऑन द सोफा या ऑन द बेड। तो इस तरीके से इन दोनों वर्ब्स में मीनिंग सेम है, लेकिन अलग भी है ना। यहाँ आप खुद पड़े हुए हैं, यहाँ किसी चीज़ को रख रहे हैं आप। अब मैं कुछ सेंटेंस बनाता हूँ जहाँ पे इन दोनों वर्ब्स के बीच का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। द बुक वॉज लेइंग ऑन द टेबल। शी laid on a sofa while या after lying the child on the bed। अब यहां से आपका मीनिंग जो है निकल आएगा। बुक पड़ी हुई थी टेबल पे, रखी हुई थी ना, रखी हुई थी, रख तो नहीं दिया बुक ने किसी को। बुक रखी हुई थी टेबल पे, रखी हुई थी तो पहले वाली वर्ब यूज होगी, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है लाइंग। लेइंग जो है, लेइंग, इसकी थर्ड फॉर्म आपने लेइंग लगा दी है, जो कि गलत है। मैं इनकी थर्ड फॉर्म भी नहीं, वर्ब के आईएनजी फॉर्म की बात कर रहा हूं। इसकी होगी लाइंग, ठीक है, और इसकी होगी दूसरे की लेइंग। तो लाइंग और लेइंग के बीच का फर्क समझ में आ रहा है ना आपको? चलिए, अब पूरा आ गया इसमें। तो बुक जो है रखी हुई थी टेबल पे, अगर रखी हुई थी तो बुक वॉज लेइंग नहीं, बुक वॉज लाइंग। तो पहले वाले में तो ये गलती है। शी लेड ऑन द सोफा, वो लेट गई सोफे पे बच्चे को लेटाने के बाद बेड पे। अगर वो खुद लेटी, वर्ब की सेकंड फॉर्म में लेटेगी, और लाई वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है ले, आपने लगा रखी है लेड, तो शी ले ऑन द सोफा। और कब? जब उसने बच्चे को लेटा दिया बेड पे, लेटाने के लिए ले वर्ब यूज होगी, सेकंड फॉर्म होगी लेड। आफ्टर सेकंड फॉर्म या वर्ब के एनजी फॉर्म लगानी है, तो आफ्टर लेइंग द चाइल्ड ऑन द बेड। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, ये कॉन्सेप्ट आप कभी नहीं सीख पाएंगे अगर इन दोनों वर्ब्स की ये चारों फॉर्म्स आपको नहीं पता। सबसे पहला काम है इन दोनों वर्ब्स की चारों फॉर्म्स को दिमाग में बैठा लेना, फिर उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर पाएंगे। ऐसे ही कॉन्सेप्ट कभी अप्लाई नहीं हो सकता। चलिए, आज के क्विज में मैंने इस पे क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं। कह रहे जी, आवर जर्नी टूवर्ड्स दिस ट्रूथ नेसेसिटेट्स अ हार्मोनियस इंटीग्रेशन ऑफ इंटेलेक्ट एंड फेथ। हमारी जो ये जर्नी है ट्रूथ की तरफ, हमारा जो सफ़र है सत्य की तरफ, जरूरी करता है, नेसेसिटेट करता है एक हार्मोनियस इंटीग्रेशन को, एक सद्भाव वाले एकता को, जो है इंटेलेक्ट और फेथ की, धर्म और साइंस की। वेयर सरेंडर को एग्जिस्ट विद सेलिब्रेशन, जहाँ पे सरेंडर जो है को एग्जिस्ट करता है, उसी जगह विद्यमान है, एग्जिस्ट करता है सेलिब्रेशन के साथ।
एंड साइंस ब्लेंड सीमलेसली विद स्पिरिचुअलिटी टू रिवील एन एल्यूसिव येट एक्सपीरियंशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी। और साइंस ब्लेंड कर जाता है, मिक्स हो जाता है बिना किसी रफनेस के। सीमलेसली का मतलब होता है स्मूथली। सीम क्या होती है? सलवटें। सीमलेस मतलब बिना सलवटों के, एकदम स्मूथ मैनर में। जहां साइंस एकदम सलवटों के बिना या स्मूथ मैनर में ब्लेंड या मिक्स हो जाता है धर्म के साथ, ताकि रिवील कर सके एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग को, समझ को, रियलिटी की जो एल्यूसिव तो है, जो हाथ से बाहर तो है, हाथ में ना आने वाली तो है, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंशियल है, जिसको एक्सपीरियंस आप जरूर कर सकते हैं। एल्यूसिव है क्योंकि इसको आप पकड़ नहीं पा रहे हैं, इस अंडरस्टैंडिंग को आप मैथमेटिकली नहीं समझा पा रहे हैं, लेकिन रोज इसका अनुभव जरूर करते हैं। जर्नी की वर्ब है नेसेसिटेट्स, नेसेसिटेट करना, किसी चीज़ को नेसेसरी या जरूरी बनाना। सरेंडर की वर्ब है कोएग्जिस्ट, कोएग्जिस्ट करना, दो चीज़ों का एक साथ में होना। सरेंडर और सेलिब्रेशन शुड बी टुगेदर। साइंस की वर्ब है ब्लेंड्स। सीमलेस, इसका बिल्कुल उल्टा होता है सीमी। सीमी यानी जिसमें सलवटें हो, जो रफ हो। सीमलेस मतलब बिना सलवटों का, स्मूथ एंड प्लेन। चलिए क्लास को रैप अप करेंगे। कैसा लगा आज का आर्टिकल बताना कमेंट्स में। जितना आप लिखते हो कमेंट्स में, मैं बिल्कुल काउंट तक करवाता हूँ मेरी टीम से कितने फीडबैक्स आए हैं, और उसी तरह के आर्टिकल्स को ज़्यादा लाने की कोशिश करता हूँ। तो योर फीडबैक मैटर्स। फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अल्टीमेट गोल क्या है जर्नी का ट्रूथ की तरफ? लास्ट लाइन से इसका सेंटेंस निकल जाएगा। सत्य की खोज का अल्टीमेट खोज जो है, गोल क्या है? क्यों हमें सत्य को खोजना है? निकाल लोगे ना इसका आंसर? तो चलो, फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाल भी दिया है, कर लेना वहां से मैच। सेकंड पे आ जाओ। डाइकोटमी क्या होती है? वो बाप और बेटे के एग्जांपल दिए थे आपको। नोटोरियस का मीनिंग पूछा है। रिनाउंड होता है, इनफेमस होता है, या रिकंसाइल होता है? ठीक है, नोटोरियस। टेंटलाइजिंग क्या होता है? बताया था ना, अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज टेंटलाइजिंग क्लोज टू फिगरिंग इट ऑल आउट। तो टेंटलाइजिंग क्या होता है? फिगर इट ऑल आउट से मैंने फिगर आउट नाम की फ्रेजल वर्ब का मीनिंग भी आपसे पूछा है, करवाया था आपको ये भी अच्छे से। सीमी, सीमलेस अभी करवाए थे। सीमी का एंटोनिम बताना है आपको, सीजलेस, इनकॉम्प्रिहेंसिबल या स्मूथ। और इनसैशिएबल, ये वन वर्ड का मीनिंग आपको बताना है। सैशिएट होना, वहीं से इनसैशिएबल निकलेगा। अब करवाने को तो मैं भी करवा दूं, लेकिन सब चीज़ें आपको अभी करवाई हैं, खुद से ट्राई तो दो। फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाल दिया है, वहां से मैच कर लेना। ठीक है, चलो लास्ट में आपसे पूछा है जी, ग्राउंड वर्क लेन फॉर द प्रोजेक्ट इज अकिन विद बिल्डिंग अ सॉलिड फाउंडेशन फॉर फ्यूचर सक्सेस। इस वर्ड में, दो सेंटेंस में, दो वर्ड्स के अंदर झंझट है, दो एरर्स हैं। पहली एरर मिलेगी इस वर्ड में, दूसरी मिलेगी इसकी वजह से। एरर्स को खोजो। आउट ऑफ 9 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना। कल की क्लास में आपसे लेंगे मुलाकात। पूरी जो क्लास देखते हैं पीडी लिख दिया करो, सर पूरी देखी। और ऐसे आर्टिकल्स अगर आपको अच्छे लगते हैं, जो अच्छा लगे उसके लिए बता दिया करो, सर इंटरेस्टिंग लगा, पीडीआई लिख करके। कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को। आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए।